आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेफ्रिजरेशन चैनल में, जहां हर वीडियो आपके हेल्प के लिए बनाई जाती है। तो दोस्तों, बिना देर किए शुरुआत करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक और शेयर करें। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस पोस्टर में कि ऑनलाइन ट्रेनिंग चालू है मेरा और फर्स्ट क्लास उसका निकल चुका है। और जैसे कि आपको पैनल के लिए डाउट्स है तो आपको मैं फिर से बता दूं कि पैनल के डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे। इसमें प्रैक्टिकल वीडियोज़ रहेगा, शॉर्टकट रहेगा और बाईपासिंग मेथड सभी इसमें कवर किए जाएंगे। पहले बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपका कंप्लीट हो जाए। 48 डेज़ का क्लास है, बहुत लंबा चलेगा, 4 महीना का है। साथ ही साथ आपको सपोर्ट भी मिलेगा, चाहे वो स्मार्ट की बोर्ड हो, चाहे आपका नॉर्मल मदरबोर्ड हो, चाहे पैनल का इशू हो, आपको सपोर्ट मिलते रहेगा उसी ग्रुप से। धन्यवाद। हाँ, आप लोग जो नए मेंबर हैं, जैसे राजू फूलो जी हैं गोवा से, आप मुस्तफ़ा जी हैं महाराष्ट्र से, ये पिनाकी सर जी भी आ गए हैं, पिनाकी नंदन जी, और बालाजी सर। आप लोग अभी 9 कैंडिडेट से क्यों ऑनलाइन आ रहे हैं? ये अभी मंजीत सिंह जी, आपको कुछ तकलीफ है? आप ऑडियो में कुछ जवाब दीजिएगा कि आवाज़ पहुंच रहा है कि नहीं। आ रही है सर आवाज मेरी? हेलो जी जी, आ रही है अब। तो पिछला सेशन हम लोग का चला था ईएसडी के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज के लिए। पिनाकी नंदन जी, आप क्या समझे उस क्लास में? आप बताइए, थोड़ा डिस्कस कीजिए उसके बारे में। पहला तो ये का ये मुख्य है कि कोई भी कंपोनेंट रिपेयरिंग करने के पहले इस कंपोनेंट के खराब से बचाने के लिए हमको पहले डिस्चार्ज होने के लिए चाहिए। कैसे डिस्चार्ज होना पड़ेगा? कैसे चार्ज कैसे आता है? सोर्स क्या है वो चार्ज आने का? कोई भी मान लो हम कोई भी बेड कनेक्ट से ऊपर है तो हमारे मूवमेंट से हमारा बॉडी चार्ज हो जाता है। तो इसके बाद जब हम कोई भी कंडक्टर या आर्थ में खड़ा है जाएंगे तो हमारा चार्ज डिस्चार्ज हो जाता है। बालाजी सर जी, आप जी, बोलिए जैसा थोड़ा कि उन्होंने ESD के बताया बारे कि में। जो हाँ ठीक है, बताओ। बालाजी सर जी, आप बोलिए ESD के बारे में। पिछला सेशन में तो आप थे। हाँ सर, जो अपन चार्ज होते हैं सर बैड कंडक्टर के ऊपर चलने के बाद, जैसे ही अपन एसएमडी को टच करते हैं सर तो डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए अपने वो जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, इसको डिस्चार्ज करना बहुत जरूरी है सर। इसलिए जमीन की जो न्यूट्रल है उसके साथ बॉडी को पहले डिस्चार्ज करना चाहिए जी। उसके बाद ही एसएमडी कंपोनेंट को टच करना चाहिए सर। अच्छा, और आप बताइए सतीश जी। हेलो सर। हाँ, आप बताइए सतीश जी, ESD क्या है और कैसे उसका सोर्स कहाँ से होता है और बचाव के उपाय क्या हैं? हेलो सर, आवाज आ रही है सर? हाँ, आवाज आ रही है, बताइए। आवाज नहीं आ रही कट कट के आ रही है। कट हाँ, कट कट के आ रही है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है। सर, वीडियो भी आपका कट गया है, इतना देर वीडियो आपका सही आ रहा था। आपका सर जी, आपका ऑडियो भी गया, वीडियो भी गया। मुस्तफ़ा सर जी बोलिए, ESD से क्या समझते हैं?
ईएसटी से सर जो स्टैटिक करंट होता है, जी स्टैटिक करंट जो रहता है उसको डिस्चार्ज करना ज़रूरी होता है कोई भी एसएमडी पार्ट को हाथ लगाने से पहले, जी जिसको कि हम ग्राउंडिंग से यानी कनेक्ट करके उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद ही समझो एसएमडी कंपोनेंट को हाथ लगाए। जी जी। वो करंट बनता कैसे है? ईएसडी बैड जैसे कि यानी हम अपना बॉडी जैसे वर्किंग करते हैं तो वो हिसाब से उसके अंदर ऑटोमेटिक एक करंट जनरेट होता है। जी तो उसके लिए अभी ये ईएसडी मैट वगैरह समझो लगवा कर उसको ग्राउंडिंग करके समझो वैसे भी ये कर सकते हैं, या उसके समझो बेल्ट वगैरह यानी आते हैं ईएसडी के, उसको ग्राउंडिंग करवा के वैसे भी डिस्चार्ज करवा सकते हैं। जी। जैसे कि हम जहाँ पे जिस टेबल पर होता है ईएसडी चप्पल्स वगैरह वो भी आती है, तो उनका इस्तेमाल करने से जी एसएमडी कंपोनेंट को यानी कोई नुकसान नहीं होता। बार बार कैंडिडेट्स आ रहे हैं जा रहे हैं। 10 जन ऑनलाइन दिख रहे हैं अभी तक। 11 जन थे, 10 ही जन दिख हाँ रहे हैं। मुस्तफा सर, आपने जो भी बोला मैंने सुना आपका पूरा, आपने बिल्कुल सही बताया है, आपने बहुत अच्छा आपने बताया। जी सर जी, आज का सर जी मेरा सेमीकंडक्टर सवाल है। जी बोलें सर। सर एक एक कैपेसिटर हमारा बॉडी से टच करेगा तो क्या हमारा बॉडी डिस्चार्ज हो जाएगा? नहीं होगा। आपका क्वेश्चन है कि आप ये देखिए क्या है, क्वेश्चन को आप पूरा करेंगे ना तो समझने में आसानी रहेगी। आप कह रहे हैं कि कैपेसिटर को बॉडी में टच करेंगे। हाँ हाँ हाँ। कौन सा कैपेसिटर, और वो कैपेसिटर का दूसरा सिरा कहाँ कनेक्टेड है? बॉडी में जो चार्ज है वो कौन सा वाला चार्ज है, थोड़ा सा क्लियर करेंगे सर तो उत्तर देने में आसानी रहेगी। बॉडी से प्लस चार्ज है। हाँ प्लस चार्ज है। मैं सर आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाया, फिर भी मैं देखता हूँ। देखिए मेन उद्देश्य ये होता है ना, जब अपन ईएसडी के बारे में बात करते हैं तो हमारा जो बॉडी है वो हमको ईएसडी फ्री करने की आवश्यकता होती है। अब ईएसडी फ्री करने का जो सबसे बेसिक तरीका है वो ये है कि हम बॉडी को मतलब बॉडी का जो कनेक्शन है वो किसी भी कॉमन जो सप्लाई का सोर्स होगा उसके साथ में अटैच कर देंगे। अब वो कॉमन सोर्स यदि नेगेटिव है तो नेगेटिव से अटैच करेंगे, और कॉमन सोर्स यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से हम उसको अटैच कर देंगे। तो ऐसा होने से हमारी जो बॉडी है वो कॉमन पावर सोर्स के बराबर हो जाएगी। तो जो भी उसके अतिरिक्त जो भी चार्ज होगा वो चार्ज वहां पे किल हो जाएगा। अब इस पे अगर अपन अलग अलग कंपोनेंट के प्रभावों को देखना चाहें तो वो अपन देख सकते हैं, लेकिन वहां पर हमको पहले ये क्लियर होना चाहिए कि हमारी बॉडी पर कितने मान का सप्लाई था, और जो हम कैपेसिटर या जो भी कंपोनेंट हम यूज करना चाहते हैं उसका रेटिंग क्या है, उसके रेटिंग के ऊपर में डिपेंड करेगा। मान के चलिए अगर हम बात करते हैं सिंपल ईएसडी के बारे में, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चार्ज होता है, अभी मैं डिस्चार्ज की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी जो हमारा जो स्टैटिक चार्ज होता है ना, इसका जो पीक होगा उसको हम कभी नाप नहीं सकते। यानी कि वहां पर लाखों वोल्ट भी हो सकते हैं। यानी लाखों वोल्ट बोले तो इतने ज्यादा वोल्टेज हैं कि कोई भी कैपेसिटर उसको स्टोर नहीं कर पाएगा। इवन ये कंडीशन होती है कि अगर आपने कभी कभी देखा होगा जो टेस्टर होता है जिससे हम बिजली की लाइन चेक करते हैं, आप इस प्रैक्टिकल को कभी आप आजमा के देखिएगा। फाइबर की चेयर पे बैठने के बाद जो कपड़े वाला जो प्रैक्टिकल करते हैं ना, अपन ने उस दिन भी डिस्कस किया था, उसके बाद में आप हाथ से डिस्चार्ज करने की जगह उसको टेस्टर से डिस्चार्ज करिए। टेस्टर से डिस्चार्ज करने के बाद भी करंट लगेगा। अब आप सोचिए कि कितना सप्लाई है उस जगह पे, जो कि 220 वोल्ट के डिफरेंस पर हमको करंट नहीं लगता, उसमें 1 मेगा ओम का रेजिस्टेंस भी लगा होता है, उसके बावजूद हमें करंट नहीं लगता। लेकिन जब हम ईएसडी पे जब उसको जाते हैं तो हमको उसके बाद भी करंट लग जाता है।
अभी क्लियर हुआ? तो जब हम कहते हैं कि अगर हम कैपेसिटर को बॉडी से अटैच करेंगे तो डिस्चार्ज होगा या नहीं होगा, तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है सर। इस क्वेश्चन में बहुत सारे फैक्टर हमको क्लियर करने जरूरी हैं। कैपेसिटर कौन सा, किस प्रकार का कैपेसिटर? यदि हम बात करते हैं जनरल कैपेसिटर तो डेफिनेटली वो डिस्चार्ज कर देगा, क्योंकि जो जनरल कैपेसिटर्स होते हैं इनका वैल्यू ज्यादा नहीं होता, 250 वोल्ट होगा अधिकतम। लेकिन जो स्पेशल कैपेसिटर होते हैं, जो कि जैसे आपका सीआरटी का जो ट्यूब होता है, वो भी एक तरह का कैपेसिटर है, लेकिन उसकी जो फैराड वैल्यू है वो बहुत कम है, लेकिन उसकी जो वोल्टेज वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। उस टाइप का यदि कोई कैपेसिटर होगा तो वो डिस्चार्ज नहीं करेगा, बल्कि वो भी साथ में चार्ज हो जाएगा। एक्चुअली मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं पाया था, तो जो मेरा इंटरप्रिटेशन आया मैंने उसके अनुसार आपको उत्तर देने का प्रयास किया है। अगर संतुष्टि है आप क्वेश्चन फिर से रिपीट करिए। नहीं, ये मेरा क्वेश्चन था। ओके, थैंक यू सर। आर्थ को एक कैपेसिटर का मान जा सकता है क्या सर? आर्थ को एक कैपेसिटर का मान सकते हैं हम लोग? हाँ, देखिए मैंने उस दिन भी आपसे कहा था, सारा का सारा खेल सापेक्षता का है। सापेक्षता का मतलब ये है कि आपका जो नेगेटिव है वो किस पॉजिटिव के सापेक्ष नेगेटिव हम ले रहे हैं। उदाहरण के लिए, जैसे उस दिन मैंने एक उदाहरण दिया था कि आपके पास 2 बैटरी हैं, दोनों बैटरी का अपना अपना नेगेटिव पॉजिटिव है ना। एक बैटरी का जो नेगेटिव है वो दूसरी बैटरी के पॉजिटिव के लिए किसी काम का नहीं है, बराबर है। इसी प्रकार से जब भी हम किसी पावर सोर्स के बारे में बात करते हैं, तो यदि वो पावर सोर्स हमारी अर्थ से जुड़ा हुआ है, तब तो हमारा जो अर्थ है वो एज ए कैपेसिटर काम करेगा। लेकिन यदि वो पावर सोर्स टोटली आइसोलेटेड है, अर्थ से कहीं से कनेक्टेड नहीं है, तब उस कंडीशन पे उस अर्थ का उस कैपेसिटर से कोई लेना देना नहीं रहेगा। एक बहुत अच्छा एक फिनोमिना है जो कि हम बारिश के दिनों में अक्सर देखते हैं, बिजली कड़कती है। आप सभी ने ये जो फिनोमिना इसको देखा होगा कि बारिश के दिनों में बिजली कड़कती है। इसके पीछे का साइंस क्या है, चलिए मैं अपने तरफ से एक्सप्लेन करता हूँ। एक्चुअली जो अभी आपने कहा ना कि अर्थ को हम कैपेसिटर मान सकते हैं क्या, तो दरअसल यहाँ पर वही प्रक्रिया हो रही होती है। हमारी पृथ्वी के ऊपर में अलग अलग लेयर्स होती हैं वायुमंडल की। बादल जब ओजोनोस्फीयर के पास में होगा, उस कंडीशन पे उनके घर्षण के कारण वहां पर बहुत भारी मात्रा में स्टैटिक जो है वो जनरेट हो जाती है। और चूंकि वो जो स्टैटिक है वो हमारे वायुमंडल के जरिए कनेक्टेड है, यही वजह है कि उसके सबसे नजदीकी जो ऑब्जेक्ट होगा, जो कि चालक है, वो है पृथ्वी। तो ऑब्वियस सी बात है, कैपेसिटर के सिद्धांत के अनुसार यदि एक सिरे पर हम कोई चार्ज देते हैं तो दूसरा सिरा ऑटोमेटिकली विपरीत चार्ज से चार्ज हो जाता है। तो यदि बादलों में कोई भी आवेश चार्ज हुआ था तो उसका जो भी अपोजिट होगा उससे हमारी पृथ्वी जो है वो चार्ज हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में ये कैपेसिटर की तरह कार्य करती है। अब क्या होगा, जब किसी जगह पर जो हमारे बादल हैं और पृथ्वी है, इनके बीच का डिस्टेंस कम होगा, इतना कम होगा कि जो उसमें स्टोर्ड एनर्जी है वो उस समय की स्थिति में जो भी आइसोलेशन की कंडीशन है उसको वो ब्रीच कर सकती है। तो वहां का जो हाई वोल्टेज है वो डिस्चार्ज होगा कैपेसिटर के रूप में और पृथ्वी में आकर के वो डिस्चार्ज हो जाएगा। अभी यहाँ पर हम बात करते हैं तो जो हमारा जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, वो एज ए कैपेसिटर काम कर रहा है। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं किसी डीसी सप्लाई की, जो कि हम किसी बैटरी से ऑपरेट कर रहे हैं, तब की कंडीशन में जो अर्थ है वो हमारे लिए किसी काम का नहीं है। उदाहरण के लिए कोई बस चल रही है और उस बस में जो भी धारा पैदा होगी उसकी बॉडी को नेगेटिव किया गया है और जो भी उसके जो इक्विपमेंट है वो पॉजिटिव से काम कर रहे हैं। मान के चलिए कि यदि उसमें आपने कोई ऐसा इक्विपमेंट लगाया है जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टैटिक जनरेट करता है, तो उसका जो स्टैटिक पैदा होगा उसका जमीन के अर्थ से कोई लेना देना नहीं होगा। उसका जो लेना देना होगा वो केवल बस की बॉडी से लेना देना होगा। इस बात को समझिए कि जब भी हम बात करते हैं ना किसी भी चार्ज के बारे में, तो उस चार्ज में सापेक्षता का सिद्धांत काम करता है कि वो चार्ज किस से रिलेटेड है। अगर उसका रिलेशन हमको पता है तो फिर हम ये तय कर सकते हैं कि हमें डिस्चार्ज कहाँ से कराना है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, इस बात पे विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। समझ नहीं पाया। ओके, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। जब भी हम किसी धारा के बारे में बात करेंगे ना, तो धारा के दो चार्ज होते हैं, 2 पोल होते हैं। सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है? धारा के 2 पोल। धारा का मतलब कंडक्टर है क्या? ना, धारा से मतलब करंट। धारा मतलब करंट। धारा से मतलब करंट।
जब भी हम हाँ। बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, जब भी हम बात करेंगे धारा के बारे में, जब भी हम बात करेंगे विद्युत के बारे में, तो हमें दो तरह के पोल मिलेंगे। एक मिलेगा पॉजिटिव पोल, एक मिलेगा नेगेटिव पोल। क्लियर है? अभी इस बात को भी करते कि पोल दो प्रकार के होते हैं। हाँ, एग्री करते हैं सभी लोग? हाँ। पोल दो प्रकार के। राइट सर। अब बात ये होती है कि जब हम बात करते हैं करंट की ना, जो हमारे घरों में जो बिजली बह रही होती है, जब हम उसके बारे में बात करते हैं तो उस वक्त की कंडीशन पे हमारे लिए पोलरिटी निश्चित होती है कि ये पोलरिटी ऐसी होगी। निश्चित क्यों होती है? क्योंकि हम एक सिद्धांत जानते हैं कि हमेशा करंट के फ्लो का जो डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो का विपरीत होगा, उसका अपोजिट होगा। यानी कि जिस जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, धारा उसकी विपरीत दिशा में फ्लो करती है, ये हमको पता है। अब बात आ रही, चूंकि यहाँ पे धारा बह रही है इसलिए हम उसे करंट कहते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं स्टैटिक की, तो स्टैटिक का कोई चार्ज नहीं होता, कोई पोल नहीं होता। उसका चार्ज तो होता है लेकिन उसका कोई पोल नहीं होता। और उसका पोल क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां पर मतलब जो भी नेगेटिव आपका- पॉजिटिव दोनों है। दोनों है उस इसका जगह। चार्ज- हाँ हाँ ठीक है। डेफिनेटली वो हाँ, नेगेटिव बोलिए। भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। हम उसको हाँ। कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। और उसकी वजह ये होती है, उसकी वजह समझिएगा, उसकी वजह ये होती है कि हमेशा जो भी स्टैटिक होगा वो किसी न किसी बैड कंडक्टर के ऊपर ही स्टोर होगा। किसी भी कंडक्टर के ऊपर में स्टैटिक स्टोर नहीं हो सकता। क्लियर है वाली बात? यदि किसी कंडक्टर के ऊपर में यदि स्टैटिक स्टोर भी है तो वो तब तक ही स्टोर रहेगा जब तक कि वो जो कंडक्टर है वो किसी दूसरे चालक मटेरियल के संपर्क में नहीं आता। बस ही संपर्क में आएगा वो डिस्चार्ज हो जाएगा। क्लियर है? अब चूंकि हम जानते हैं कि जो भी स्टैटिक है वो किसी न किसी बैड कंडक्टर के ऊपर ही स्टोर हो रहा है, इसका मतलब उसमें कोई भी फ्लो नहीं हो रहा। जब उसमें फ्लो नहीं हो रहा तो आप ये कैसे तय करेंगे कि उसका डायरेक्शन क्या है? जब हमको डायरेक्शन ही नहीं पता तो हम ये कैसे तय करेंगे कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है? हम नहीं पता कर सकते। क्लियर है? अब ये जो मैंने आपको छोटी सी ब्रीफिंग दी है ये केवल पोलरिटी को स्टैटिक के दायरे में समझाने के बारे में मैंने बताया। अब बात हम करते हैं जब स्टैटिक की, उस कंडीशन पे क्या होता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अभी स्टैटिक आ गया, अब उस स्टैटिक का डिस्चार्ज होगा, तो वो डिस्चार्ज किसको पास होगा? किसी का माइक अभी आवाज कर रहा है। देखिए जब भी वो डिस्चार्ज होगा तो मंजीत वो सर जी, किस आपका माइक किस बंद कर के साथ में दीजिए। डिस्चार्ज होगा? ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस भी मात्रा का चार्ज उसके ऊपर में आया, जब उसका अपोजिट चार्ज उसको मिलेगा तब ही वो डिस्चार्ज होगा। क्लियर है? क्योंकि जब भी जो विपरीत आवेश मिलेंगे तभी डिस्चार्ज होगा, समान आवेश में डिस्चार्ज नहीं होगा। क्लियर है ये वाली बात? अब होता क्या है, स्टैटिक पैदा करने के लिए कौन सा वाला कारण हमारे लिए प्रभावी था, अगर हमको ये नहीं पता है तो हम उसको प्रॉपर डिस्चार्ज नहीं कर सकते। ये बात सत्य है कि 99% केसेस में जो भी स्टैटिक पैदा होती है वो अर्थ के सापेक्ष होती है, इसीलिए उसको अर्थ कर देने से वो खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि अर्थ ही जो है वो हमेशा डिस्चार्ज करने में काम आती है तो ये बोलना गलत है। और इसीलिए गलत है क्योंकि स्टैटिक का जो अपोजिट चार्ज है वो अर्थ के अलावा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि हम सोच रहे हैं कि हमने अर्थ कर दिया, वो डिस्चार्ज हो गया होगा, लेकिन अभी तो उसका जो चार्ज है वो अर्थ के समतुल्य हो गया है, लेकिन जो हमारा डिवाइस है वो उससे किसी और चार्ज में अभी आवेशित है। तब की कंडीशन पे पॉजिटिव है सर, अर्थ में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है और ओनली नेगेटिव है। अच्छा एक बात समझिए, ये कैसे पता पड़ा हमको कि जो फलाना चार्ज है वो नेगेटिव है और जो फलाना चार्ज है वो पॉजिटिव है? ये हमको कैसे पता पड़ा बताइए? हमने कैसे जाना कि पृथ्वी का जो चार्ज है वो नेगेटिव है? एक नेगेटिव तो जनरल नहीं बोल क्वेश्चन है, मैं सकते। उत्तर दूंगा अभी। मैं आपसे इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे ना तो ये जो डिस्कशन है बहुत हेल्दी हो जाएगा। बताएं, अभी आप सभी लोग हैं, मैं सभी से क्वेश्चन करता हूँ, आपके हिसाब से ये कैसे हमने तय किया कि जो अर्थिंग है वो नेगेटिव होती है? कोई तरीका है इसको जानने का? कोई तरीका है? कोई तरीका नहीं। Actually, ये नेगेटिव जो तो नहीं खेल- बोल सकते हैं, ग्राउंड बोल सकते देखिए, हैं। मैं बताता हूँ आपको, आप समझिएगा इस चीज को। अभी हमारे दादू आ गए हैं। प्रणाम दादू जी। नमस्कार साहब। जी सर नमस्कार। जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो डीसी सप्लाई होती है उसके अंदर पॉजिटिव को अर्थ किया जाता है और एसी बिल्कुल सही सप्लाई है, के इसीलिए अभी आपको देख के मैंने उसी बात को याद किया। एक जमाना था जिस समय में डीसी सप्लाई में पॉजिटिव को अर्थ किया जाता था।
दादू को देख के मुझे लगा कि मुझे उनको पहले बोलना चाहिए, क्योंकि वो उन्होंने उस जमाने को देखा हुआ है। आप में से कई मित्रों ने भी शायद देखा होगा, लेकिन बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स में जो परिवर्तन हुए हैं, उन परिवर्तनों के बाद में अब ये हो गया है कि नेगेटिव को ग्राउंड करने लगे हैं लोग। लेकिन एक समय था जिस समय पॉजिटिव को अर्थ किया जाता था। तो हमेशा ध्यान रखिए, अर्थ को जब हम कहते हैं तो अर्थ अपने आप में एक एंटिटी है, वो नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं है। हम जिस भी पोलैरिटी से उसको जोड़ देंगे, अर्थ का पोलैरिटी वही बन जाएगा। होता क्या है, देखिए, जहां से भी एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, हमारे पास में दो तरीके हैं एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए। एक तो है हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के जरिए हम बिजली बना सकते हैं, और दूसरा हम केमिकल के जरिए बिजली बना सकते हैं। तीसरा तरीका हम नहीं जानते। बिजली के प्रोडक्शन के दो ही तरीके हैं, या तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो काम करेगा, या फिर जो केमिकल्स हैं वो काम करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट से हमको डीसी और एसी दोनों मिल सकते हैं, ठीक है। केमिकल से हमको केवल डीसी मिलेगा। तो किसी भी फॉर्म को मिले, हमको डीसी या एसी मिल रहा है ना। अब इस डीसी या एसी को जब हमको लंबी दूरी तक लेके जाना होता है, तब उस कंडीशन पे क्या होता है कि तार के रेजिस्टेंस के कारण जो धारा है, इसमें धीरे 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 क्षति होने लगती है। और इस क्षति के कारण जो न्यूट्रल है, जो नेगेटिव है, वो थोड़ा पॉजिटिव की ओर खसक जाता है, और जो पॉजिटिव है वो थोड़ा सा न्यूट्रल या नेगेटिव की ओर खसक जाता है। ऐसी स्थिति में जब हम बहुत दूर जाने के बाद सप्लाई को लेंगे, तो हमको कोई भी एक निश्चित पॉइंट नहीं मिलता जिसको हम कॉमन मान करके प्रेक्षण ले सकें। होगा क्या, ऐसी स्थिति में हम किसी जगह पे चेक करेंगे, हमको प्रेक्षण कुछ और मिलेगा, और कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद में हमको प्रेक्षण कुछ और मिलेगा। इसको कॉमन करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया कि जिस जगह से धारा का प्रोडक्शन हुआ, उसी जगह से उसकी एक पोलैरिटी को जमीन से जोड़ दिया। अब वो आपका कॉमन बन गया। अब आपके प्रेक्षण के लिए केवल एक ही सिरा है, तो जो भी डिफरेंसेस आएंगे उसको मेंटेन करना आसान है। ये वजह थी जिसकी वजह से जमीन को अर्थ किया गया। अब उस जिसको उन्होंने अर्थ किया है, वो अर्थ को हमने न्यूट्रल इसीलिए कह दिया क्योंकि हम उसके ऊपर खड़े हैं। अगर हम उसके ऊपर खड़े नहीं रहेंगे तो वो न्यूट्रल नहीं है ना। हम उसके ऊपर खड़े हैं तो हमारे लिए वो न्यूट्रल है, अदरवाइज वो न्यूट्रल नहीं है। कल्पना करिए, आप एक लकड़ी के टेबल के ऊपर बैठे हैं और जो फेज का तार आ रहा है उसको आपने पकड़ लिया, क्या आपको करंट लगेगा? नहीं लगेगा। यदि वोल्टेज कम है तो नहीं लगेगा, हाई है तो लगेगा सर। सर डिपेंड करता है कि आपके टेबल का इंसुलेशन कैसा है। हाँ बिल्कुल सही है। इस पर डिपेंड करता है कि जिस भी मटेरियल के ऊपर आप बैठे हैं उसका इंसुलेशन कैसा है। हम ये मान के चलते हैं कि उसका इंसुलेशन बहुत अच्छी क्वालिटी का है, और जो ऑटोकन सप्लाई आ रही है वो लगभग 250-300 वोल्ट की सप्लाई है, उसका फेज हमने पकड़ा हुआ है, तो हमको करंट नहीं मारेगा। लेकिन उसी फेज को पकड़े रहने के दौरान अगर हम अर्थिंग को छुएंगे तो क्या होगा? हमें करंट लगेगा। उस कंडीशन पर टेबल के ऊपर बैठे हैं तो हमारे लिए न्यूट्रल फेज है, हमारे लिए न्यूट्रल फेज है। लेकिन जब हम बात करते हैं सार्वभौमिक तौर पे, तो सार्वभौमिक तौर पर न्यूट्रल किसको बनाया गया? जिसको जमीन में जोड़ा गया था। अब जो दो सिरे निकले हैं आपके डायनामो से, उसमें डिसाइड नहीं है कौन सा वाला फेज है। ये हमने डिसाइड किया कि जिसको जमीन में जोड़ा है उसके अलावा जो सिरा बचा था वो फेज बन गया। क्लियर है ना? अब मान के चलिए डायनामो का जो सिरा हमने जमीन में जोड़ा था उसको निकाल दीजिए, और जो बाहर अपन ने फेज में दिया था उसको जमीन में जोड़ दीजिए, तो जो जमीन में जोड़ा था अपन ने, अब वो बन जाएगा फेज। क्योंकि आपके साइकिल्स बन रहे हैं ना, साइकिल्स में एक समय आपका पॉजिटिव साइकिल आएगा, एक समय में नेगेटिव साइकिल आएगा। तो ये हमको स्टार्ट पॉइंट नहीं क्लियर है कि पहला साइकिल नेगेटिव था कि पहला साइकिल पॉजिटिव था। हम तो प्रेक्षण वहां से शुरू करते हैं जहां से हमको धारा मिलना शुरू होती है। अब वो चाहे पॉजिटिव से हो चाहे नेगेटिव से, हमको साइकिल से मतलब होता है हाईएस्ट पीक कितना गया, लोएस्ट पीक कितना गया। तो इसका जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये हमारे लिए मायने रखता है। तो यही वजह है कि हम अर्थिंग का पोलैरिटी कभी भी तय नहीं कर सकते कि अर्थिंग का पोलैरिटी नेगेटिव ही होता है। इसको एज्यूम किया गया है, इसको ऐसा मान लिया गया है। देखिए, मैं इस बात को इसलिए अभी जोर दे रहा हूं क्योंकि यहाँ पे जितने भी बंदे हैं सभी को आगे चल के रिपेयरिंग में अपना अच्छा काम करना है, और रिपेयरिंग के दौरान पे यदि हमने एज्यूमिंग पे चले तो कल को हम कोई ना कोई बड़ा मिस्टेक कर सकते हैं, कहीं ना कहीं नुकसान उठा सकते हैं। इसीलिए इस बात को हमेशा क्लियर मान के चलिए, जब भी हम काम करें तो यही मान के चलें कि अर्थिंग को नेगेटिव नहीं मानना है। हमेशा जो भी पावर सोर्स है उस पावर सोर्स को उसके अनुसार ही हमको चेक करना है, तभी आपको सही प्रेक्षण मिलेगा और आप सेफ भी रहेंगे। अगर हमने ये मान लिया कि अर्थिंग नेगेटिव है तो हो सकता है किसी समय हमारा जो एज्यूमिंग है वो उस दौरान उस जगह पे आकर के हमको ये कंफ्यूज कर दे कि यार ये तो नेगेटिव होना चाहिए, अभी तो यहाँ पर धारा ऐसी मिल रही है, ऐसा क्यों? वो हमको भविष्य में जाकर के कंफ्यूज कर सकती है। इसलिए अभी शुरुआत के समय से ही इस बात को बिल्कुल दिमाग में क्लियर कर लीजिए
अर्थिंग का कोई पोलैरिटी नहीं होता, ये हमारे हाथ में होता है कि हम उसका पोलैरिटी क्या बनाना चाहते हैं। मैं ये जो हमारे सर हैं पीके सर, आपका पूरा नाम क्या है सर? पिनाकी नंदन राव। क्या पिनाकी नंदन जी? अरे उस दिन तो मैंने आपका नॉलेज भी देखा था और लिटरली आपका नॉलेज बहुत अच्छा है सर। आप क्वेश्चन भी काफी अच्छे चुनते हैं और बहुत अच्छी बात है सर, इसी प्रकार से क्वेश्चन चुनते रहा करिए। अभी मैं कोशिश करता हूँ, जो मैंने जब बोला, आपने बोला आपको समझ में नहीं आया, मैं अभी वापस वहीं पे आता हूँ। अभी फाइनली जो मैंने एक बात आपके बीच में रखनी थी वो ये थी कि अर्थिंग का कोई भी चार्ज नहीं होता। क्लियर है? अब बात ये आती है कि जब भी किसी जगह पर स्टैटिक पैदा होगा तो स्टैटिक अपने आप तो पैदा नहीं होगा, सभी जानते हैं, सभी को पता है ना, स्टैटिक अपने आप पैदा नहीं होता, बल्कि स्टैटिक किसी ना किसी घटना की वजह से पैदा होता है। अब वो घटना कुछ भी हो सकती है, जैसे कि आप कांच के ऊपर फलालेन को रगड़िए, स्टैटिक पैदा हो जाएगा। कंघी को बालों पे रगड़िए, स्टैटिक पैदा हो जाएगा। किसी ऊन को आप रगड़िए, स्टैटिक पैदा हो जाएगा। यानी कि किसी ना किसी प्रकार की एनर्जी वहां पर हमने कंज्यूम करी है। तो जब भी हमने एनर्जी कंज्यूम करी है तो जो चार्ज है ना वो दो अलग अलग ग्रुप में बढ़ गया है। एक जगह पे चार्ज की अधिकता हो गई है और एक जगह चार्ज की कमी हो गई है। और चार्ज का ये जो डिफरेंस है, इसी डिफरेंस की वजह से वहां पर हमको लगता है कि वहां पे धारा है, और चूंकि वो धारा बह नहीं रही है इसीलिए वो स्टैटिक धारा है। क्लियर है? अब सीधी सी बात है कि जिस धारा का